Hello, dear students. You are welcome in RK Stores. I am Dr. RK Saini, and today I am going to discuss some important questions of thermodynamics and thermochemistry. मैंने आपको एक पेपर डाला है, नीट बेस पर है, जे के स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल है, तो उस पेपर को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो एक बार ध्यान से, ये कंप्लीट एक बार पेपर देखो आप, इसकी की भी डाल रखी है, इसकी की भी डाल रखी है, फिर मैं इसको डिस्कस करूंगा। एक बार पेपर को देख लीजिए आप, अपने आप खुद सोल्व किया करो पहले, उसके बाद जब नहीं होते हैं फिर आप हमसे बात करेंगे। देखो ठीक है ना, फिर आप सॉल्यूशन देखना। तो ये पेपर कंप्लीट पेपर है, इसकी की भी डली हुई है, ये रहा, ये इसकी की है। ठीक है, तो मैं अब आपको इस पेपर को डिस्कस करूंगा। आता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखो एक बार ध्यान से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन है, एक आपको रिएक्शन दे रखी है। क्वेश्चन है फाइंड एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, इसके सभी को आइडियल गैस मान के हुए चलना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, अब आप ध्यान रखना कि हेस्लो ये कहता है कि इस रिएक्शन की, इसके अंदर 4HCl और O2 की रिएक्शन करके 2Cl2 बनता है, 300 केल्विन पर फिक्स है, क्योंकि टेम्परेचर बदलने से ही बदल सकती है एंथैल्पी। किरचॉफ इक्वेशन से आप फाइंड करते हैं, बाकी फिक्स। ठीक है, तो अब आपको ये इक्वेशन लेकर आनी है। तो देखो ध्यान से, फर्स्ट इक्वेशन में 2HCl जो लिख रखा है वो प्रोडक्ट की साइड में, जबकि अपने को चाहिए रिएक्टेंट में। तो आप इक्वेशन फर्स्ट को रिवर्स करके लिखो, तो 2HCl गिव्स H2 प्लस Cl2, और जो हीट है इसकी, एंथैल्पी है इसकी, उसको भी साइन बदल दो। जैसे माइनस में तो उसकी प्लस में हो जाएगी, ये 184.5। अब अपने को 4HCl चाहिए एक्चुअल में रिएक्टेंट के लिए। इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करो 2 से, और सेकेंड इक्वेशन को एज इट ऐड कर दो इसके अंदर। लो, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया। इसकी एंथैल्पी जिस साइन के साथ है लिखी हुई है उसी तरह से लिख लो, -483। ठीक है, अब आप देखो, इन दोनों इक्वेशनों को यदि मैं ऐड कर देता हूं तो ये H2 से ये H2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई था। ठीक है, और आ जाएगा 4HCl, 2 है और 2 से मल्टीप्लाई हुए, प्लस O2, जो मुझे चाहिए वो इक्वेशन आ जाएगी। बस, तो आपको यही करना है, 2 से मल्टीप्लाई करो और दोनों को ऐड कर दो, आपका आंसर 4 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, इस रिएक्शन की एंट्रोपी फाइंड करनी है। अब आपको पता है कि एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, जो कि प्रोडक्ट की एंट्रोपी समेशन कर लेना एक से ज्यादा है तो, और रिएक्टेंट यानी फाइनल माइनस इनिशियल पर डिपेंड करता है। तो मैं इस इक्वेशन को लगा देता हूं। ठीक है, तो प्रोडक्ट है इसके अंदर आपके पास में, प्रोडक्ट है आपके पास में C, और C की एंट्रोपी जो भी आएगी एंट्रोपी C की, उसको मल्टीप्लाई कर लेना 3 से, माइनस, फिर रिएक्टेंट क्या चीज है, एक तो A है, तो एंट्रोपी ऑफ A प्लस एंट्रोपी ऑफ B, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू पुट करनी है बस आपको। अब देखो आपको कितना बढ़िया क्वेश्चन था, एक करते नहीं स्टूडेंट, हमारी समझ नहीं बैठ रही कि A और B इनका रेशो दे रखा है। A और B का मोलर एंट्रोपी का रेशो है 1.5, और इसका दे रखा है मैंने 3, और आपको बी की एंट्रोपी गिवन है क्वेश्चन में, कितनी, 300। तो इसको ऊपर लेके जाओ और आपके पास में इस तरह से ए की एंट्रोपी आ जाएगी 150। ठीक है, इस तरह से। इसी तरह से बी और सी का भी रेशो दे रखा है, देखो कुछ नहीं, सबको निकाल लेते हैं अपन ऐसे ही। तो ए की एंट्रोपी आगे आपको रखने के लिए चाहिए, इसी तरह से बी की, क्योंकि आपको दे रखा है बी और सी की एंट्रोपी का रेशो कितना, 3:2, और बी की एंट्रोपी गिवन है, कितनी दे रखी है हमने, 300। लो साहब, तो सी की एंट्रोपी भी आ जाएगी। लो साहब, ये 3 की सी की एंट्रोपी भी आ गई, कितनी हो गई सी की एंट्रोपी, 200। बी की मैंने दे रखी है, बस यहाँ पे रखो और आपका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। फिर क्वेश्चन है, विन विच प्रोसेस डेल्टा एस नेगेटिव। डेल्टा एस नेगेटिव का मतलब एंट्रोपी कम होनी चाहिए, रेंडमनेस डिक्रीज होनी चाहिए। प्रोडक्ट गैस में है तो बढ़ती है, प्रोडक्ट गैस में है तब भी बढ़ती है। इधर डायमंड को देखो ग्रेफाइट में, तो ग्रेफाइट की एंट्रोपी ज्यादा होती है, क्योंकि ग्रेफाइट की होती है लेयर्ड स्ट्रक्चर, इसलिए लेयर्ड एक दूसरे पर स्लिप्ड हो सकती है, सॉफ्ट होता है। जबकि डायमंड एक हार्ड सॉलिड है, बहुत ही सिग्मा बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, इसलिए प्रेसिशियस अरेंजमेंट है, ध्यान रखना आप इसका। इसलिए इसकी एंट्रोपी जब डायमंड से ग्रेफाइट बदलता है तो ये भी बढ़ती है। और ध्यान रखें, नॉन एलिमेंट में सबसे कम डायमंड की एंट्रोपी होती है ऑर्डिनरी कंडीशन पर, सबसे कम नॉन एलिमेंट में, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। अच्छा, यहाँ पर 2 पार्टिकल्स थे हाइड्रोजन एटम के, इसमें कन्वर्ट हो गए 1 मोल में। तो जब नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल कम होते हैं तो एंट्रोपी कम हो जाती है, तो नेगेटिव साइन इसमें आएगा थर्ड में। क्वेश्चन नंबर 4, एंथैल्पी फॉर्मेशन वाटर की दे रखी है, आपको दे रखी है कि न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मोनो एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो आप सबसे पहले तो इक्वेशन लिखेंगे, कुछ नहीं करना पड़ता है, आपको पता है थर्मोकेमिस्ट्री में जो भी गिवन है पहले उसकी इक्वेशन लिखो, फिर दिमाग लगाओ। आपको बता देता हूँ, इक्वेशन लिख के और जो वैल्यू दे रखा है उनको सोचेंगे ना, 50% क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। बस फिर तो वैल्यू रखनी है, तो आपको दे रखा है वो बताता हूँ।
मोनो, ध्यान से देखो, मोनो एसिडिक स्ट्रॉन्ग बेस यानी जो एक OH देता हो, स्ट्रॉन्ग का मतलब 100%, उसकी न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी यानी H से रिएक्शन कराओ, उसकी वैल्यू दे रखी है आपको साहब। इस रिएक्शन की एंथैल्पी गिवन है माइनस की 57.3 किलो जूल। ठीक है, देखो इस रिएक्शन की आपको एंथैल्पी दे रखी है। पूछा क्या है वो समझा देता हूं, लाता हूं इसको वापस, देखो ये लो। अब अपने को ये जो वैल्यू दे रखी है इस रिएक्शन की, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 57.3 किलो जूल। आपको पता है एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, इसमें एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, H2O क्वेश्चन में दे रखी है, ये देखो क्वेश्चन में दे रखी है 285.8 माइनस, फिर लिखते हैं एक से ज्यादा होते हैं तो ऐड कर लेते हैं, एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ H प्लस आयन प्लस एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ OH आयन। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आपसे ये वैल्यू पूछिए, ये गिवन, ये आपने को गिवन, और आप ध्यान रखना कि बाय डेफिनेशन H प्लस आयन की स्टैंडर्ड कंडीशन में एंथैल्पी फॉर्मेशन क्या ली जाती है, 0। बस तो ये आंसर आ गया। इस वैल्यू को जो एंथैल्पी दे रखी है माइनस की 285.8, इसको इधर ले जाओ, प्लस में होगी वैल्यू, आंसर फिर नेगेटिव में लिखना है, आगे नेगेटिव लगा हुआ है। ठीक, तो फर्स्ट आंसर आपका पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर था ये 4। अगला दिखाता हूं आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 दिखाता हूं आपको, देखो क्वेश्चन 5 कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन इज नेगेटिव। नेगेटिव किसके लिए ली जाएगी, तो आप ध्यान से देखो कि नेगेटिव किसी भी एलिमेंट की स्टैंडर्ड जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है उसके अंदर क्या ली जाती है, बाय डेफिनेशन 0। अब एलिमेंट का यदि कोई अदर फॉर्म है तो उसकी 0 नहीं, उसको क्या बोला जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि जिसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन 0 ली जाती है थर्मोडायनेमिकली उस फॉर्म को मोस्ट स्टेबल बोला गया है। इसका मतलब हुआ कि यदि किसी एलिमेंट की एक से ज्यादा इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है तो एक जो स्टैंडर्ड वैल्यू मान रखी है वो 0 और बाकी सबकी किस में ली जाएगी, प्लस में, तो इसलिए नेगेटिव किसी की नहीं हो सकती। आंसर 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द स्पीसीज बाय डेफिनेशन 0 स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी। बाय डेफिनेशन का मतलब है कि साहब जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है उसकी 0, अभी बताया था कि एलिमेंट के लिए ली गया है, कंपाउंडों के लिए तो आप ध्यान ही नहीं देंगे, समझ गए। तो एलिमेंट में बाय डेफिनेशन किसकी है, मोस्ट कॉमन फॉर्म जो स्टैंडर्ड कंडीशन में मिलती है। तो क्लोरीन गैस, ब्रोमीन गैस नहीं, वो लिक्विड में होता है, ध्यान रखना। फिर इसी तरह क्वेश्चन 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डिफाइंड एंथैल्पी फॉर्मेशन। तो एंथैल्पी स्टैंडर्ड में की डेफिनेशन भी है कि एक मोल कंपाउंड बनना चाहिए, किससे बनना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट की स्टैंडर्ड स्टेट से बनना चाहिए, इसलिए सेकंड ऑप्शन। इसमें क्या दिक्कत है, बोले डायमंड कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट की स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है, कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट किसको एज्यूम किया गया है, ग्रेफाइट को। इसके अंदर 2 लिखा हुआ है अमोन है, जबकि 1 मोल से डेफिनेशन है, और इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड एलिमेंट नहीं है, इट इज ऑल्सो ए कंपाउंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 7 था। क्वेश्चन 8 कुछ नहीं है, क्वेश्चन 8 में एक रिएक्शन की एंथैल्पी पूछी है, तो उसके लिए आपको पता है कि समेशन करना है आपको किसका, एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट स्टैंडर्ड माइनस एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। सबकी दे रखी है, आप देखो रिएक्टेंट की भी दे रखी है आपको और प्रोडक्ट की भी दे रखी है। देखिए आपको सबके CO2 की गिवन है, H2 की गिवन है, H2O की गिवन है, CO2 की, और H की कितनी होती है, बाय डेफिनेशन 0, इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 को दिखाता हूं, देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 है एस्टिमेट एसएफ, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी निकालनी है आपको किसकी, एसएफ बॉन्ड की, उसके लिए एटोमाइजेशन एंथैल्पी। अब एटोमाइजेशन एंथैल्पी की भी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। एक मोल कंपाउंड को गैसियस आइसोलेटेड एटम में, गैसियस आइसोलेटेड एटम में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट दी जाती है उसको कहते हैं एटोमाइजेशन एंथैल्पी, ऑलवेज एंडोथर्मिक है। तो मैं पूछूं भाई आपने किया क्या है, बोले साहब 6 CH बॉन्ड ब्रेक किए, तो ये जो एनर्जी दी है, ये एनर्जी इसको डिवाइड कर लो कितने से, 6 से, आपके पास में क्या आ जाएगी, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी आ जाएगी एसएफ बॉन्ड की, क्योंकि 6 बॉन्ड ब्रेक किए। क्लियर। क्वेश्चन नेक्स्ट, प्रेडिक्ट पॉसिबल, बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्रेडिक्ट पॉसिबल टेम्परेचर फॉर द रिएक्शन इफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एच दे रखे इतनी किलो जूल, ठीक है, मोल रेस्पेक्टिवली। अब सुनो मेरी बात, कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, सुनिए। प्रेडिक्ट पॉसिबल का मतलब है कि आपको रिएक्शन की फेजिबिलिटी बतानी है, तो आप सबसे पहले इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर फाइंड कर लिया करो, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन की, किसी भी रिएक्शन या पी कांस्टेंट पी और टी पर होने वाले जितने भी प्रोसेस हैं उसकी स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया आपके पास में डेल्टा जी है, जिसका रिलेशन है डेल्टा जी रिएक्शन इक्वल टू डेल्टा एच रिएक्शन माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है, रिएक्शन। अब स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन पर ये होती है 0, तो आप क्या करना, रिएक्शन की एंथैल्पी को डिवाइड कर देना एंट्रोपी से, जिससे क्या आ जाएगा आपके पास में इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, क्योंकि ये 0 होती है। अब आप इस वैल्यू को रखो ध्यान से, थोड़े से यूनिटों को ध्यान से देख के, डेल्टा एच दे रखा है
30 किलो जूल, तो इसको भी मैं जूल में कन्वर्ट कर लेता हूँ, और नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, और ये दे रखा है आपको 40 जूल। तो ये जब वैल्यू आप चेक करोगे तो ये 750 आएगी, आपको समझा देता हूं। यानी 750 केल्विन क्या चीज है, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। अब सुनो, अब जब इस रिएक्शन को देखेंगे तो ये तो वैल्यू है नेगेटिव में, और डेल्टा एच भी दे रखा था आपको इस क्वेश्चन में नेगेटिव में, इसलिए ये वैल्यू थी पॉजिटिव। अब रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी का मतलब है डेल्टा जी नेगेटिव आना चाहिए, इसका मतलब है डेल्टा एच की वैल्यू इससे कम आनी चाहिए, और ये वैल्यू किससे कम हो सकती है, टेम्परेचर को कम रखो इक्विलिब्रियम से, 750 से कम। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो इसका आंसर आएगा लेस देन 750। 750 क्यों बोला मैंने, सबसे पहले आप क्या करना है, रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कंडीशन का टेम्परेचर फाइंड कर लेना। क्लियर, बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये डेफिनेशन का आया क्वेश्चन, हाँ पिछली साल भी था ये, ठीक है। करेक्ट रिलेशन पूछा है एंथैल्पी और एंट्रोपी का। आपको बता दूं, नीट में लास्ट ईयर ही जिन्होंने पेपर दिया है वो चेक करना, इसी साल नीट 2023 का क्वेश्चन है ये। बोले रिलेशन बताना है, डेल्टा एच और डेल्टा यू में रिलेशन होता है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी, खत्म। क्वेश्चन नंबर 13 समझा रहा हूं, देखो क्वेश्चन 13 को थोड़ा सा आपको समझना है कि रिएक्शन को एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, जैसे ये लिखा हुआ है ए गिव्स बी प्लस ऐसे कोई दे रखी है हीट, तो आप इसकी रिएक्शन को लिखेंगे एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब है ए गिव्स बी, और रिएक्शन की एंथैल्पी को नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे एक्सोथर्मिक, ठीक है। बस यही क्वेश्चन था। तो देखो अब आपको समझा देता हूं क्वेश्चन नंबर 13 को कैसे सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन 13 में एक इक्वेशन, दो इक्वेशन दे रखी है, एक तो न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन है, एसिड की बेस से रिएक्शन करा रखी है, जिससे आपको दे रखा है एक तो एसीटेट आयन बना रखा है और एक वाटर बनेगा, और साथ में हीट लिख रखी है Q1। अब ध्यान रखना, फिर वापस अब मैं क्या कह रहा हूं कि इस हीट का मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए इस रिएक्शन की हीट लिख रखी है माइनस की Q1। आप इसको एंथैल्पी के टर्म में लिखे, तो मैंने इसको एंथैल्पी के टर्म में ऐसे लिख दिया, इक्वेशन 1 है ये, ठीक है। इसी तरह से एक दूसरी इक्वेशन भी दे रखी है, H प्लस आयन देखो अपने क्वेश्चन में, और OH आयन, इससे वाटर बनेगा, और इसकी भी प्लस में लिख रखी है Q2, तो प्लस का मतलब ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसकी एंथैल्पी भी आप नेगेटिव साइन के साथ क्या लिखेंगे, Q2। ऐसे मैंने 2-3 क्वेश्चन दिए इस पेपर में, जिससे आपको ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं हो यदि नीट जेई में आता है तो। अब क्या एम है उसका वो बता देता हूं, उसकी रिएक्शन लिख लिया करो। आपसे पूछा है साहब CH3COO जब आयोनाइज होता है एसीटेट आयन में और H प्लस आयन में, बोले इसकी एंथैल्पी बतानी है अपने को। अब फिर आपको बता दिया हेसलो ये कहता है कि आप किसी भी तरह से इसको ऐड सब्सट्रैक्ट करके ले आओ, तो कुछ नहीं करना है। देखो इक्वेशन 1 को तो आप ऐसे ही लिखा रहने दो, क्योंकि एसिटिक एसिड आपके पास में रिएक्टेंट है इसमें भी, और इसमें H प्लस आयन क्या है एक्चुअल में, प्रोडक्ट, इसलिए इसको रिवर्स करके लिख दो। तो इक्वेशन 1 को तो मैं इसी तरह लिख देता हूं, इक्वेशन 1 की हीट तो क्या है आपके पास में, सेम Q1 माइनस में, इसको रिवर्स करके लिख देता हूं। तो देखो इक्वेशन 1 तो मैं लिखता हूं ऐसे ही, आप समझना इसको, इसलिए थोड़ा सा एक बार इन क्वेश्चनों को करना सीखो आप, फिर आपकी फर्स्ट जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आराम से क्वेश्चन हो जाते हैं। इसकी डेल्टा एच को माइनस Q1 से लिख देना। अब दूसरी को मैं रिवर्स करके लिख रहा हूँ, रिवर्स करके क्या लिख रहा हूँ, H2O गिव्स H प्लस आयन और OH आयन। अच्छा रिवर्स करके लिखूंगा तो इसकी जो हीट थी उसका साइन बदल जाएगा, क्या लिख दूंगा इसको, Q2। अब इन दोनों को साहब आप ऐड कर दो, ऐड कर देंगे तो देखो ये H2O इस H2O से कैंसिल, ये OH आयन इस OH आयन से कैंसिल, आपको जो एम चाहिए वो मिल गया, ये एसीटेट आयन एसीटेट और H बदलना चाहिए, ठीक है साहब बदल रहा है। तो इसका मतलब दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दो, तो माइनस Q1 प्लस क्या हो गया Q2, ये इसका आंसर हुआ। इसको और बढ़िया लिखेंगे तो Q2 माइनस Q1। लो साहब इस तरह का कोई ऑप्शन है, Q2 माइनस Q1 थर्ड ऑप्शन, ये लो Q2 माइनस Q1। ध्यान रखें क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल सिंपल, एक मेटल है, ठीक है, जिसका डिसोसिएशन होता है मेटल प्लस हाफ 1/4 O2 में, तो इतनी किलो जूल हीट देनी पड़ती है। अब आपसे कुछ नहीं पूछा है, व्हेन सैंपल ऑफ मेटल, ठीक है, ट्रीटेड विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन देन एट चेंज, तो अब उल्टा सोचो, पहली बात तो 1 मोल ऑक्सीजन, तो ये 1/4 थी, जब हीट कितनी देनी पड़ रही थी 120, अब 1 मोल देनी जाएगी तो 4 टाइम्स, और कंबशन रिएक्शन हो जाएगी, इसलिए नेगेटिव साइन, फोर्थ आंसर। उल्टा सोचो, 1/4 मोल से 120 का एनर्जी का चेंज होता है, तो मैं पूछूं 1 मोल से बताओ इनटू 4 टाइम्स, और रिएक्शन उल्टी बोलेंगे आप, इसलिए कैसी हो जाएगी, नेगेटिव साइन के साथ। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत सिंपल, ठीक है, ऐसे कुछ वैल्यू दे रखे हैं, आपको बताना है इसके अंदर से स्टेट फंक्शन कौन से हैं। तो आप ध्यान रखना, जो भी सिस्टम के अंदर होते हैं वो सब स्टेट फंक्शन, बस पाथ फंक्शन तो दो ही होते हैं, एक तो Q और एक क्या होता है आपके पास में हीट एनर्जी। इसलिए एंट्रोपी सिस्टम के अंदर है, फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी सब, तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान रखना जेई में।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16। देखो 16 और जो अभी मैंने क्वेश्चन समझाया 13 वो बिल्कुल एक ही तरह के क्वेश्चन है, आप इसमें गलती मत करना। और आपको फिर बता देता हूं कि आपको जो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट के साथ दे रखी होती है ना, उनको एंथैल्पी के टर्म में लिखना और साइन बदल के लिखा करो। जैसे फिर एक बार समझा रहा हूं क्वेश्चन नंबर आपको मैं 16 को, देखो क्वेश्चन 16 एक बार फिर वापस क्या दे रखी है उसको समझाता हूं आपको। हीट को आप एक बार फिर एंथैल्पी के टर्म में लिखें। क्वेश्चन 16 आपको गिवन है साहब, देखो क्वेश्चन 16 में ए प्लस हाफ O2 गैस वगैरह लिख रखी है, ठीक है ना, और ये AO और प्लस में लिख रखी है 50 किलो जूल। तो अब आप फिर वापस इसको प्लस का मतलब है आप इस रिएक्शन की एंथैल्पी को लिखेंगे माइनस की 50, ठीक है। फिर एक दूसरी और दे रखी है ठीक उसी तरह से AO प्लस हाफ O2 और क्या बना रखा है AO2, ठीक है। और यहां पर लिखा हुआ है प्लस की 100, तो ध्यान रखो प्लस की 100 नहीं, इसको भी एंथैल्पी लिखोगे आप कितने की, माइनस की 100, ठीक है। और ये तो आप ऐसे लिख लिया करो। फिर पूछा क्या है वो सुन लो, आपसे पूछा है A प्लस O2 गिव्स AO2, बोले इसकी बनाओ। तो सिंपल सी है, इन दोनों को ऐड कर दो जिससे क्या है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यही आ जाएगा A प्लस हाफ हाफ हो जाएगी O2 A2, दोनों को ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा आपके पास में माइनस का 150। बिल्कुल सिंपल। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों कि ये जो प्लस साइन और ये होते हैं ना, तो ये हीट दिखाई जाती है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए एंथैल्पी चेंज के साथ लिखना, साइन बदल के लिखना। क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल एलिमेंट्री क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा समझना है, ठीक है। क्वेश्चन 17 को रीड करो, देखो क्वेश्चन 17 है, एक रिएक्शन दे रखी है कंबेशन की, जिससे एंथैल्पी जो है इस रिएक्शन की वो दे रखी है 680 किलो जूल पर मोल, ठीक है। आपसे पूछा है वेट ऑफ CO2 प्रोड्यूस व्हेन 170 किलो जूल हीट इज इवॉल्व। अच्छा ये हीट इवॉल्व है, आप ध्यान रखना, तो इसलिए नेगेटिव साइन के साथ होती है हीट इवॉल्व। अच्छा अब सुनो, जिससे कितनी बनती हो, CO2 का वेट बताना है, जिससे कितनी हीट प्रोड्यूस होती हो 170। तो अब आप देखो ध्यान से, जब आपके पास में 680, ध्यान से सुनो, जब 680 किलो जूल हीट इवॉल्व होती है तो CO2 कितनी बनती है आपके पास में 6 मोल। ध्यान से देखो 6 मोल, 6 मोल का मास आपको पता है एक का होता है 44, इंटू कर दो 6 से, कितने से 680 से। मैं कहता बेटा 1 मोल यदि हीट इवॉल्व होती तो कितनी CO2 बनती, बोले इतनी बनती साहब, इंटू 6 डिवाइड बाई 680। और कितने में क्वेश्चन में कितनी बता रहा है 170, इसलिए कहते हैं कि 170 किलो जूल यदि हीट इवॉल्व होती तो ये मल्टीप्लाई कर दो 170 से। ये साहब हो गया 4 टाइम्स, 4 से डिवाइड कर लो तो 11 इंटू 6 इतने आपके पास में आ जाएगी CO2 की अमाउंट, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो फिर समझो, फर्स्ट कंबशन है एक्सोथर्मिक होती है, सेकंड भी कंबशन है एक्सोथर्मिक होती है, फोर्थ न्यूट्रलाइजेशन है जो भी एक्सोथर्मिक है। अब इसको देखो O2 और O3, अब समझना, थोड़ा सा जल्दीबाजी मत किया करो, रटा मत करो क्वेश्चनों को, रटना नहीं होता, पहले समझिए। बोले साहब क्यों, अब फिर एक बार मैं 3 बार दे चुका हूं ऐसे क्वेश्चन, और मैं चाहता हूं कि ऐसा क्वेश्चन का भी नीट जेई में आए तो गलत नहीं होना चाहिए मेरे स्टूडेंट्स का, ठीक है। अब सुनना, ये तो O2 और किस में कन्वर्ट हुआ है, ओजोन में। अब आप ध्यान से सुनिए कि एलिमेंट की एलोट्रॉप, जो भी एलोट्रॉप है उनमें सबसे मोस्ट कॉमन फॉर्म जो सबसे ज्यादा नेचर मिलती है उसकी एंथैल्पी बोली गई है 0। इसका मतलब जो अदर फॉर्म है उसकी क्या रहेगी, पॉजिटिव साइन के साथ। तो जब मैं इसकी एंथैल्पी निकालूंगा रिएक्शन की तो लिखेंगे पॉजिटिव, इसकी वैल्यू कोई पॉजिटिव में जैसे x लिख दी साहब, तो प्लस x और -0, इसलिए साइन क्या आ जाएगा, प्लस का मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो यही पूछा है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो ये थर्ड ऑप्शन, 2-3 बार डाल दिया, गलती नहीं करें। क्वेश्चन 19, चेंज ऑफ द रिएक्शन दे रखी है इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, तो आपको पता है कि बाय डेफिनेशन एक मोल यदि कंपाउंड कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट से बनता है उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन 20 को एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा ऊपर करता हूं, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन 20 बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है, कुछ कंबेशन हीट दे रखे हैं आपको इनकी, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। बेस्ट फ्यूल पूछा है, अब आपको ध्यान से सुनना, कैलोरीफिक बोली जाती है, कैलोरीफिक वैल्यू से आप क्वालिटी चेक करते हैं फ्यूल की, फूड प्रोडक्ट की, और उसमें क्या करना पड़ता है बताओ, कैलोरीफिक वैल्यू क्या चीज है, हीट इवॉल्व फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस। तो आप क्या करना, उस मोलर कंबेशन एंथैल्पी को डिवाइड कर लेना उसके मोलर मास से, 1 ग्राम की निकल जाएगी। 1 ग्राम से जो हीट आती है वो बेस्ट फ्यूल और बेस्ट फूड प्रोडक्ट होता है। तो ये गिवन एंथैल्पी को मोलर मास से डिवाइड कर लो तो इसके अंदर मीथेन। क्वेश्चन नेक्स्ट, एंथैल्पी ऑफ द कंपाउंड इज इक्वल टू इट्स
देखो व्हेन फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, क्या कहते हैं उसको, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ फॉर्मेशन, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और आप ध्यान से देखो, सेकंड जो फर्स्ट लॉ है आपके पास में थर्मोडायनेमिक्स का, उसका एक क्या है, एक्सेप्शन है, जिसको लिमिटेशन बोल सकते हो आप, कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है, मैं एक बार उसको रिवाइज कराता हूँ। फर्स्ट लॉ ये कहता है, अच्छा साइक्लिक प्रोसेस की यदि बात की जाए तो आपको पता है कि डेल्टा यू तो क्या होता है, जीरो। तो जितना सिस्टम वर्क करता है वो किसके बराबर हो जाता है, हीट एनर्जी के बराबर। लेकिन सिस्टम को जितनी हीट दी जाती है उतना काम नहीं करता, नेचुरल बात है, सुनो मेरी बात, नेचुरल बात क्या है, नेचर में क्या एसिमेट्री है वो सुनिए। साइक्लिक प्रोसेस में जितना सिस्टम वर्क करता है वो इक्विवेलेंट होता है हीट एनर्जी के, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जितनी हीट एनर्जी सिस्टम को दी जाती है उतना वर्क नहीं होता एक्चुअल में, या फिर मैं ऐसे बोल दूं कि साहब 100% कन्वर्जन नहीं करता, ये नेचुरल बात है, क्योंकि परपेचुअल मोशन इंजन होता नहीं है कोई भी, इसलिए 100% कन्वर्जन नहीं होता। तो देखो समझो, देर इज ए नेचुरल एसीमेट्री पहले से है बिटवीन कन्वर्जन ऑफ वर्क इनटू हीट एंड कन्वर्जन इनटू हीट और वर्क। अच्छा वो क्या है, वो ही देखो, नो प्रोसेस इज द पॉसिबल in which sole result of absorption of heat energy from reservoir to its complete conversion of work। बहुत बढ़िया, ठीक है। पहला नेचुरल एसिमेट्री है, क्या है वो, दूसरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, हो ही नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट। बढ़िया क्वेश्चन था, जेईई पूछा एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट इज द फ्री एनर्जी चेंज ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर इतने पर इतने। बिल्कुल सिंपल, आप ध्यान से देखो, इस प्रोसेस की पूछिए, आप देखना क्या क्या पूछा है, ध्यान से देखो। H2O लिक्विड किसमें क्या कब है साहब, 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 180 एम पर। किसमें कन्वर्ट हुआ है, H2O गैस, क्या टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 180 एम। क्या है ये, बोले साहब ये तो इक्विलिब्रियम स्टेट है, और इक्विलिब्रियम स्टेट पर प्रोसेस की डेल्टा जी कितनी होती है, जीरो। आंसर जीरो, ये लो, इट इज इक्विलिब्रियम स्टेट। ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ बैठेगा। डेल्टा जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर इनटू कितने, स्टीम का मतलब गैस में इतने पर ही, तो बोले साहब इट इज इक्विलिब्रियम स्टेट, डेल्टा जी जीरो, खत्म। क्वेश्चन नंबर 24 दिखा रहा हूं, देखो क्वेश्चन 24 बिल्कुल सिंपल, इसी साल नीट में था। अभी आपने नीट का एग्जाम दिया हो किसी ने, या फिर देने वाले तैयारी कर रहे हो, तो ऐसे स्टेटमेंट बहुत आते हैं, आपको समझा देता हूं। देखो क्वेश्चन समझो, आप कितना अच्छा क्वेश्चन लिखा। इक्वेशन दे रखी है, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NAP, सेल है ना जो अपना गैल्वेनिक सेल, उसके लिए लिख रखी है। वैल्यू ऑफ डेल्टा जी डिपेंड्स अपॉन n, बिल्कुल डिपेंड करती है। n 2 मोल लिखते हो तो आंसर अलग, 5 मोल आता है तो आंसर अलग, ठीक है। ठीक है, अब सुनो देख ध्यान से। ई सेल, अब इसका रीजन दे रखा है, ई सेल इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड डेल्टा जी इज एक्सटेंसिव। बहुत बढ़िया, क्योंकि ये एक्सटेंसिव है इसीलिए तो अमाउंट पर डिपेंड कर रही है, इसलिए ऑप्शन क्या लिखोगे, ए। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड आर इज बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आंसर ए। फिर है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इक्वल्स टू। अच्छा ध्यान से सुनना, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी क्या हो गई, सीपी, कांस्टेंट प्रेशर पर किसके बराबर होती है, डेल्टा एच अपॉन टी एंड कांस्टेंट पी, उसको सीपी कहते हैं। अब ये वैल्यू थी आपके पास में। अब क्वेश्चन नंबर 26 से 28 के लिए एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, उस पर बेस्ड है। वैसे बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन को समझना है आपको, इसलिए बता रखा है। देखो कैलकुलेट करना है वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, तो आप ए से बी को ध्यान से देखो। बोले साहब कहता है आइसोबारिक है, आइसोबारिक के अंदर वर्क होता है साहब माइनस का पी डेल्टा वी, ठीक है। वॉल्यूम चेंज दे रखा होता है, ऐसे लिख देंगे, या कि लिख देंगे माइनस एन आर डेल्टा टी। तो एन दे रखा है आपको 2 मोल, आर की टर्म में ऑप्शन दे रखा है, और डेल्टा टी कितना है 500 में से आप क्या करो 300 सब्सट्रैक्ट कर लो, तो 200 हो गया ये। तो आंसर हो गया आपके पास में W माइनस का 400 R, कुछ नहीं किया। क्वेश्चन एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम बी टू ए, यही क्वेश्चन है, बी टू ए की एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी। तो फिर अभी देखो क्वेश्चन क्या है, प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पर फ्री एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट प्रेशर पर जो डेल क्यू है वो किसके बराबर होती है, एंथैल्पी चेंज के, और एंथैल्पी चेंज क्या होती है, NCP dt। लो जी साहब, एन दे रखा है CP, आपको देखना हीलियम लिख रखा है आइडियल गैस, और आइडियल गैस मोनोएटॉमिक की CP कितनी होती है 5/2R, 5/2R, ठीक है। एन की वैल्यू 2, और टेम्परेचर चेंज कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल इस बार 300, इनिशियल कितना था 500, तो माइनस का कितना था ये 200। लो साहब इस 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो 1000 R आ गया नेगेटिव साइन के साथ, कुछ नहीं किया मैंने। फिर क्वेश्चन पूछा है डेल्टा यू गैस इन ओवर आर साइकिल, तो साइक्लिक के लिए आपको पता है कि जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं सबका साइक्लिक इंटीग्रेशन 0 होता है, खत्म। क्वेश्चन 29, विच वन इज इनकरेक्ट फॉर्मूला फॉर द रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। देखो रिवर्सिबल लिखते ही पी एक्सटर्नल कांस्टेंट नहीं रहता, ध्यान रखना आप,
तो यही इनकरेक्ट है, बाकी देखो ये भी सही है। इसमें पता है क्या है, जैसे आपने याद कर रखा है ना P1/P2, तो वहां नेगेटिव साइन ये प्लस करके लिख रखा है, यही गलती कर जाता है हमारा स्टूडेंट, समझ नहीं बैठती। जब वहां पर आपको पता है कि था log P1/P2 है तो नेगेटिव साइन भी होता है, अब ये प्लस कर दिया तो उल्टा लिख दिया। ये आपको फॉर्मूला है और ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, इसको हर प्रोसेस में काम ले सकते हो, बिल्कुल ठीक उसी तरह से। विच वन इज इनकरेक्ट फॉर्मूला था इरिवर्सिबल एडियाबेटिक, तो इरिवर्सिबल में ये भी सही है, ये यूनिवर्सल है, और ये सीडीटी के टर्म में होता है, ये गलत है। यहाँ पर क्या होता है गामा-1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 आंसर 3, ठीक। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, बिल्कुल सिंपल। क्वेश्चन 31, कैलकुलेट द 300 केल्विन पर एक रिएक्शन दे रहा है, डेल्टा यू दे रहा है, डेल्टा एस, उसकी डेल्टा जी पूछिए। करना कुछ नहीं, अब थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा के पूछ लिया। डेल्टा जी रिएक्शन की होती है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। आपको टेम्परेचर और डेल्टा एच दे रखा, डेल्टा एच चाहिए, उसका रिलेशन है रिएक्शन के लिए, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब आपको डेल्टा यू गिवन है क्वेश्चन में, देखो ये रहा, ठीक है। डेल्टा एन जी चेक करो, डेल्टा एन जी कितना दे रखा है अपने को, प्रोडक्ट में 1 है और रिएक्टेंट में कितने हैं आपके पास में 2 गैस, इसलिए डेल्टा एन जी कितना है था -1। आर की वैल्यू लिखो, टेम्परेचर रखो, तो यहाँ से डेल्टा एच की वैल्यू पुट करना, आपके पास में डेल्टा जी आ जाएगा, ठीक है। सोल्व करना, अब ध्यान रखना ये किस में दे रखी है वैल्यू, आप आंसर निकाला करो, ये किलो कैलोरी में है, तो ये और ऑप्शन दे रखे हैं कैलोरी में, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर फर्स्ट है इसका, एक बार करके देखना आप ध्यान से। फिर क्वेश्चन बढ़िया, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, डेल्टा एच डेल्टा जी दोनों दे रखे हैं, तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर के लिए डेल्टा एच को डिवाइड कर लो किससे, डेल्टा एच से, आपके पास में क्या आ जाएगा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, दोनों वैल्यू गिवन है। ध्यान रखना, यूनिटों का ध्यान रखें, पर्टिकुलरली ये किलो जूल में और ये जूल में, तो इसको भी किलो जूल में बदल लो, आंसर आ जाएगा आपके पास में 150 केल्विन। आप देखना इधर डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है, आप ध्यान से देखो 4.5 किलो जूल, ये लो इतनी है, जूल में बदल ली, और टेम्परेचर कितना है 300 जूल, आंसर आएगा 150 केल्विन। आप देखना क्वेश्चन में 150 केल्विन कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, ये डिग्री सेंटीग्रेड में, इसलिए आंसर 4 जानबूझ के दिया गया है, जिससे आपको ध्यान रहे कि केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड को भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बस साइन बताने हैं आपको, कंबेशन लिख रखा आइसो ऑक्टेन का 400 केल्विन पर। अब दिखाता हूं आपको, कंबेशन का मतलब समझते हो, 1 मोल लेना है, बाय डेफिनेशन कंबेशन की डेफिनेशन क्या है, 1 मोल सब्सटेंस, तो ये आइसो ऑक्टेन C8H18 O2 से कराते हैं, ठीक है। क्या क्या बनती है साहब, CO2, और जितने कार्बन है उन सब की तो CO2, और जितने हाइड्रोजन है उन सब का बनाओ आप साहब स्टीम, 400 केल्विन टेम्परेचर है, ध्यान रखना, इसलिए इसको भी गैस की फॉर्म में लिखना, और यहां से बैलेंस करना, ऑक्सीजन 16 और 9 25 चाहिए, इसलिए इसको कर दो आप 12.5, ये भी गैस में। अब देखो, सबसे पहले आपको इसके बारे में कोई सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑल कंबेशंस आर एक्सोथर्मिक। डेल्टा एच के लिए चेक कर लो एंट्रोपी, तो गैस में मोल हो गए साहब 17, और रिएक्टेंट के अंदर, इसको वैसे तो ये लिक्विड होती है, या फिर जैसे मान लीजिए टेम्परेचर पे ले भी सकते हो, तो ये हो गया आपके पास में 12.5, इसलिए एंट्रोपी हुई इसके अंदर इंक्रीज। और अब डेल्टा जी का साइन लिखना है, तो ये वैल्यू होती है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये वैल्यू नेगेटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव, इसलिए डेल्टा जी किसमें आ गया आपके पास में, नेगेटिव में लो साहब, डेल्टा जी नेगेटिव। तो एक तो डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एच पॉजिटिव, ये थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34, इसके लिए डेल्टा एच दे रखा है, डेल्टा एच दे रखा है, डेल्टा जी कुछ नहीं करना था, एक बार वैल्यू रख के देखोगे ना। अब हमारे तो समझ ये नहीं बैठती है कि स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चनों को क्यों छोड़ देते हैं, अरे रख के तो देखो, आंसर बिल्कुल सिंपल होते हैं। कैलकुलेशन नहीं करवाना चाहता वो आपसे, बस केवल ये देखना चाहता है एग्जामिनर कि आपको ये पॉइंट आते हैं क्या, ठीक है। तो देखो सिंपल लिखा, डेल्टा जी स्टैंडर्ड कंडीशन में डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, अब रख के देखो वैल्यू, डेल्टा जी की डेल्टा एच कितना दे रखा है आपको 298, देखना ध्यान से कितना दे रखा है 290.8 किलो कैलोरी, माइनस टेम्परेचर कितना दे रखा है, देखो टेम्परेचर को 298, और डेल्टा एस कितना दे रखा है क्वेश्चन में, देखो 0.1 किलो कैलोरी में। जब आप इसको -0.1 है, ध्यान रखना, -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू प्लस में 29.8, इसलिए ये प्लस में ये माइनस में, कैंसिल, लो साहब आपके पास में आंसर आ गया, दोनों को कैंसिल कर देना तो आंसर आ गया 0, कुछ भी चेंज नहीं हुआ साहब, खत्म। तो ऐसे चेक किया करो आप, जल्दीबाजी मत किया करो। क्वेश्चन नंबर 35, अरे वैल्यू तो रखो आप, सिंपल है। क्वेश्चन 35, टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इंक्रीज बाय 1 डिग्री एट कांस्टेंट प्रेशर, वर्क डन, तो कांस्टेंट प्रेशर पर आपको फॉर्मूला है वर्क का W,
इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी, या आप लिख सकते हो रिएक्शन के लिए टेम्परेचर है ना 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, या फिर लिख सकते हो एन आर डेल्टा टी। ये डेल्टा टी भी टेम्परेचर चेंज है, कितनी थी 1 मोल, ये आर और टेम्परेचर कितना किया 1, तो माइनस का 1 आर ही आ गया आपके पास में। तो फर्स्ट ऑप्शन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द, देखो अब बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, आप इनको समझे, ये वैल्यू रटने की नहीं होती है। सीवी ऑफ हीलियम, क्वेश्चन नंबर 36 को समझा रहा हूं। सीवी ऑफ हीलियम इज ऑलवेज 3/2 आर, बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम से निकलती है, और मोनोएटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम ओनली 3। मोनोएटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है ओनली 3, इसलिए हमेशा इतनी होगी मोनोएटॉमिक गैस की सीवी। अच्छा सीपी भी आइडियल गैस के लिए प्लस आर ऐड कर देंगे, और गामा भी यही होता है मोनोएटॉमिक का, इसके लिए गलत है ये, क्योंकि ये ऑलवेज नहीं, सीवी ऑफ O2 ऑलवेज इतना, ऐसे नहीं, यदि आपको पता है कि हाई टेम्परेचर हो गया और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्टिव हो गई तो 5R/2 नहीं आएगा, ज्यादा आएगी वैल्यू, ध्यान रखें। इसलिए ये इनकरेक्ट है, ऑलवेज नहीं बोल सकते डाई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक को, आप मोनोएटॉमिक के लिए बोल सकते हो क्योंकि और डिग्री फ्रीडम नहीं होती। क्वेश्चन 37 देखो कितना अच्छा है, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन ऑपरेट फ्रॉम, अब देखना टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 केल्विन, तो आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी का मतलब थ्योरेटिकल निकालनी होती है, क्या फॉर्मूला है T2 माइनस T1 अपॉन T2। अच्छा केल्विन में लेना है, अब कई बार तो हमारे स्टूडेंट तो ऐसे ही गलती कर जाते हैं, 100 डिग्री ऐड करेंगे तो 373 हो गया, माइनस 100 अपॉन 373, लो साहब आपके पास में एफिशिएंसी आ जाएगी 73.2%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38, देखिए क्वेश्चन 38 को, आपको मैंने एक डेल्टा जी की बहुत सी 8-9 रिलेशन लिखाए हैं, उसमें एक इक्वेशन थी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ, एल एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी प्लस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन है एंथैल्पी और एंट्रोपी से, ठीक। अब ये इक्वेशन दे रखी है आपको, देखो इस इक्वेशन को क्या दे रखी है, एल एन ये वैल्यू कोई कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर के साथ है कि टेम्परेचर भी है, आपसे पूछिए कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी, तो आप इस रिएक्शन को कोरिलेट करो, तो ये जो वैल्यू है देखो इधर ध्यान से, ये लिख रखी है माइनस की 1088 अपॉन टी केल्विन में इक्वल टू, ये वैल्यू है आपके पास में डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी, टी से टी भी कैंसिल, ये लो साहब, बस सीधा आप क्या करो इस वैल्यू को आर से मल्टीप्लाई करता हो, ये एंथैल्पी कटी जाएगी, आर से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा आपका पास में सेकंड। क्वेश्चन नेक्स्ट, फिर ये हीट इंजन ऑपरेट बिटवीन 227 केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री के बीच में, एब्जॉर्ब करता है वो कितनी 5 किलो जूल हीट, बस आपको बताना है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द इंजन इन 1 साइकिल, तो वर्क डन का फॉर्मूला फिर ये एफिशिएंसी का, देखो आपको बताऊंगा, ऐसे लिखाते हैं हम, ये साहब हीट इंजन की एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क डन बाय द इंजन अपॉन हीट एब्जॉर्ब, ये फॉर्मूला है, ठीक है। एफिशिएंसी निकाल देते हैं इसकी, T2 दे रखा है टेम्परेचर T2 माइनस T1 अपॉन T2 कितना दे रखा है कैल्विन में बदल लेना, तो कैल्विन में हो जाएगा ये तो 500, ये हो जाएगा साहब 300, डिवाइड कर लो 500 थे तो वैल्यू हो गई था 200 अपॉन 500 का मतलब एफिशिएंसी हो गई है 0.4, ये तो आ गई एफिशिएंसी। ये पूछा है वर्क डन और कितनी हीट एब्जॉर्ब करता है, क्वेश्चन में लिख रखी है कितनी 5 किलो जूल, लो साहब 5 किलो कैलोरी, तो 5 से 0.4 को मल्टीप्लाई कर दो, लो साहब 2 आंसर आ गया आपके पास में, कुछ नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर 40, कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड बर्न इन ऑक्सीजन, और ये कोई इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, हीट फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो आपको क्या कर रखा है वही हैश लॉ से करना है, 2 इक्वेशन दे रखी है, जो पूछिए उसका एम लिखेंगे, उनसे लेकर आना है, इक्वेशन समझा देता हूं, देखो देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को, एक तो C प्लस O2, इसकी हीट दे रखी है आपको CO2, ठीक है, दूसरा दे रखा है 2CO प्लस O2, इसकी भी दे रखी है 2CO2, आपसे पूछा क्या चीज है हीट फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, अब उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए आपके पास में, 1 मोल बनना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट से, ये इक्वेशन आनी चाहिए थी, तो आप क्या करना है इसको तो रिएक्टेंट ही रहने दो, और इसको पहली बात तो ये जो वैल्यू है इसको डिवाइड करना 2 से, जिससे 1 आए और माइनस कर देना एड, इसको तो ठीक, इसको पहली बात तो डिवाइड करना और फिर सब्सट्रैक्ट करना, यानी इक्वेशन 1 फिर रिवर्स करके लिखेंगे माइनस इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 2, आपका आंसर आ जाएगा 1 मोल के लिए, खत्म 10, ये चेक कर लेना, मेरे ख्याल से सेकंड ऑप्शन है। कैलकुलेट वर्क ऑफ द रिवर्सिबल इन विच 23 ग्राम सोडियम रिएक्ट विद एक्सिस ऑफ डाइल्यूटेड Cl, है ना। आप सुनो, अब कोई रिएक्शन है तो रिएक्शन भी आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन कांस्टेंट P एंड T पर होती है, इसलिए वर्क
रिएक्शन के लिए एक तो पी डेल्टा वी से निकाल सकते हो, और रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजीआरटी। अब समझो, पहले ये सोडियम की रिएक्शन कराई था आपने HCl के संग, तो पता है कि NaCl प्लस H2 गैस बनेगी, लेकिन कितनी बनेगी? 1 मोल, हाफ मोल, 1 मोल से। ये लिख रखा है 23 का मतलब 1 मोल, तो ये हाइड्रोजन कितनी बनेगी? हाफ मोल। फिर वैल्यू आपको पता है कि W इक्वल टू माइनस डेल्टा NgRT। कितना है डेल्टा Ng? 0.5, आधा मोल। R लिख दो, टेम्परेचर दे रखा है, टेम्परेचर कितना दे रखा है रिएक्शन का? 300। सोल्व कर लो, आर की वैल्यू कैलोरी में लेनी है तो 2 लिख लेना, आंसर आ गया 300 ही आ गया, माइनस का, खत्म। क्वेश्चन नंबर 42। देखो क्वेश्चन 42 को, अब देखो इन क्वेश्चनों को, ये क्या है? हेस्लो की एप्लीकेशंस हैं, आपको बताऊं, थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन है। देखिए, वर्क के से क्वेश्चन आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स से और थर्मोकेमिस्ट्री खूब आती है, इसलिए इस पेपर में थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स का मिक्सर दिया गया है। अब देखो आपको क्या दे रखा है, समझना पहले, मैं बता रहा हूं आपको गिवन क्या है। NaOH और HCl की न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन दे रखी है, तो साहब NaCl और वाटर बन गया, इसकी कोई वैल्यू गिवन है। फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड की भी HCl के संग रिएक्शन दे रखी है, क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड और वाटर, इसकी भी कोई वैल्यू दे रखी है। ये दो तो आपको गिवन है, सुन लो, इनकी वैल्यू दे रखे हैं एंथैल्पी, ठीक है, एक की दे रखी है माइनस इतनी और दूसरे की है हीट ऑफ एंथैल्पी, सीधी डेल्टा एच की वैल्यू ध्यान रखना। अब आपसे पूछिए कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH एडेड टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अब देखो आपसे क्या पूछा है, NaOH का 1 ग्राम इक्विवेलेंट और अमोनियम क्लोराइड के साथ ऐड किया जाए तो क्या बन जाएगा साहब? NaCl और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन तो लिखा करो। बोले इसकी पूछिए, बोले कुछ नहीं करना है साहब, इक्वेशन 1 को तो ऐसा ही लिखा रहने दो और इक्वेशन 2 को रिवर्स करके लिख दो, जिससे क्या है कि NaOH प्रोडक्ट में आ जाए, ये अमोनियम क्लोराइड रिएक्टेंट में आ जाए। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 उसको रिवर्स करके लिख देना, साइन बदल देना, जो नेगेटिव है उसका प्लस कर देना, प्लस का क्या कर देना? नेगेटिव। तो इक्वेशन 1 में तो दे रखी है आपको माइनस की, देखो एंथैल्पी कितनी दे रहा है कि इक्वेशन में -13680। इक्वेशन 2 को रिवर्स करके लिखना है, रिवर्स करके लिखना है तो साइन बदल जाएगा, कितने दे रखा था? 12270। तो आंसर आ जाएगा माइनस में आपका जो भी कोई वैल्यू है ना, इसको सब्सट्रैक्ट कर लेना, तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट। फिर पूछिए एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखो फिर वापस क्वेश्चन नंबर 3 को एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्या दे रखा है उनको समझा करो। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन समझते हो ना, कि जब 1 मोल कंपाउंड एक्सिस ऑफ सॉल्वेंट से रिएक्शन करता हो और वाटर दे रखा है तो हाइड्रेटेड हो जाते हो आयंस, तो उस प्रोसेस में चेंज इन एंथैल्पी को दे रखे हैं। एक तो आपको हाइड्रेशन एंथैल्पी दे रखी है, सॉल्यूशन एंथैल्पी कॉपर सल्फेट की। डेफिनेशन बताओ, बोले साहब ये दे रखी है। दूसरा कॉपर सल्फेट 5 हाइड्रेट पेंटाहाइड्रेटेड की दे रखी है, इसमें भी ऐसे ही लिखोगे, कॉपर बन जाएगा एक्वस और सल्फेट बन जाएगा, इनके साथ में हाइड्रेटेड फॉर्म में लिखते हैं ऐसे एक्वस, ऐसे एक्वस, इसी तरह एक्वस और एक्वस, ठीक है। ये दो गिवन है। पूछा क्या है कि साहब कॉपर सल्फेट की हाइड्रेटेड एंथैल्पी पूछिए, हाइड्रेटेड का मतलब कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। तो इक्वेशन 1 दे रखे, इक्वेशन 2 में पूछूं ये कैसे आएगी, बोले इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ये वैल्यू गिवन ये वैल्यू, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन 44, इन विच प्रोसेस आइडियल गैस एब्जॉर्ब हीट एनर्जी। देखो अब ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देखो, किस प्रोसेस में आइडियल गैस हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, हीट एनर्जी, ठीक है। अब दिखाता हूं आपको, देखो पहला, आप समझिए इनको, इनको भी गलत करते हैं कई स्टूडेंट। जैसे पहला लिखा है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अच्छा, आइसोथर्मल में आइडियल गैस की जो एंट्रोपी चेंज है वो तो 0 और Q किसके बराबर होता है? W के। एक्सपेंशन में W का साइन नेगेटिव, इसलिए Q का साइन पॉजिटिव। बोले साहब ये लो, ये पहली बात तो हीट एब्जॉर्ब। औरों को चेक करा देता हूँ। आइसोबारिक कंप्रेशन, अब आइसोबारिक कंप्रेशन समझो, देख अभी ये क्वेश्चन भी था ऊपर, आइसोबारिक कंप्रेशन का मतलब जैसे ये कोई है, ये P है और ये V है, ये आइसोबारिक कंप्रेशन है, ए से गई गैस किसमें? B में, तो वॉल्यूम कम हुआ, PV इक्वल टू क्या लगा दिया करो? nRT। आइसोबारिक वॉल्यूम प्रेशर कांस्टेंट, NR कांस्टेंट, इसलिए वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जब वॉल्यूम कम होगा तो T भी कम होगा, T कम होगा तो आइसोबारिक में डेल्टा H इसके बराबर होती है Q के, और क्या होती है? NCPDT। जब टेम्परेचर नेगेटिव में तो ये भी नेगेटिव में, हीट नेगेटिव में, ठीक है, यानी इवॉल्व होगी। एडियाबैटिक में आपको पता है Q0 रहता है ये। और आइसोकोरिक कंप्रेशन, आइसोकोरिक कंप्रेशन, तो आइसोकोरिक में तो बताने की बातें दी थी, आपको पता है कि आइसोकोरिक में वॉल्यूम क्या रहता है एक्चुअल में? 0, इसलिए कंप्रेशन लिखना ही सही नहीं है वहां, तो आइसोकोरिक में तो वॉल्यूम 0,
इसलिए वो टेम्परेचर हो जाएगा कम, टेम्परेचर कम हो जाएगा तो हीट इवॉल्व नहीं होगी, बल्कि हीट इवॉल्व होगी, एब्जॉर्ब नहीं होगी। ठीक है, तो इसका अंदर आंसर आप क्या दो, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इन बॉम्ब कैलोरीमीटर में डेल्टा यू दे रखी है आपसे। ठीक है, इस रिएक्शन की डेल्टा यू फाउंड करनी है और डेल्टा एच दे रखी है रिएक्शन की, कैरिड आउट बॉम्ब कॉरिन डेल्टा इज फाउंड टू बी इतना। ठीक है, इस रिएक्शन की डेल्टा एच कैलकुलेट करनी है, तो रिलेशन है डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये गिवन। और डेल्टा एन जी देख लो आप, इसके अंदर प्रोडक्ट देखो कितने गैस में चेक करना है, बोले 2, और रिएक्टेंट में कितना है 1.5, ये तो सॉलिड है, इसलिए डेल्टा एन जी कितना लिख देना 0.5, आर और टी सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा इसके अंदर 4। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन डाल दिए, एक बार चेक कर लें अपने को, और सभी क्वेश्चनों को खुद किया करो, इसकी की भी मैं डाल दिए, चेक कर लेना अपना। ठीक, आज बंद कर रहा हूँ, अगली क्लास में फिर बात करेंगे। ओके बाय।